वेरी गुड इवनिंग कुलदीप। कहाँ है भाई बाकी जनता? हाँ बेटा गांव में ही हूँ। देख लिया तुमने? चलिए बच्चों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक पॉइंट है, स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट इज सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड, ये सब गिवन है। तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस एट दैट पॉइंट निकालोगे बेटा, इसका आंसर निकालिए जरा। योगेश कैसे हो बेटा? करेंगे बच्चों, इस क्वेश्चन को करिए जरा। आ चुके हैं बच्चे? प्रदीप, रामाकृष्ण, वेलकम बच्चों। आज थोड़ा वीडियो ऑफ रहेगा, नेट कम है, नेट स्पीड कम आ रही है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस वीडियो तो ऑफ रहेगा, बाकी तो सब चलेगा ना। हाँ, नया टॉपिक ही शुरू कर रहे हैं बेटा बस। यस, वेरी गुड इवनिंग रामाकृष्ण। नया टॉपिक ही शुरू कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन इसके रह गए थे, वो कंप्लीट करवा दें, एक दो क्वेश्चन, फिर करते हैं नया टॉपिक शुरू।
त्योहार एकदम बढ़िया रहा बेटा कुलदीप। तो इसका आंसर तो करेंगे बच्चों की नहीं मोहित? इसका आंसर क्या होगा बच्चों? यस 50 होगा, मैंने कल बताया था। ये केस किस प्रकार का केस है रामकृष्ण? ये केस बता सकते हैं कौन सा केस है? प्योर शेयर का, बिल्कुल बेटा। टाउ एक्स भाई आपको गिवन है 50 मेगा पास्कल। इस तरह से मोहर सर्कल बन जाता है और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा दैट विल बी 50 मेगा पास्कल। यस, ये क्वेश्चन बता सकते हैं? एक दो क्वेश्चन है बेटा इसके गेट प्रीवियस ईयर, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, थ्योरीज ऑफ फेलियर स्टार्ट कर रहे हैं। हम धना कार्ड वो स्टार्ट करते हैं। बच्चों हम धना कार्ड वो स्टार्ट कर देते हैं। आज तो बेटा खेत पर क्लास ले रहा हूँ आप लोगों की। खेत पर घूमने आया था, यहीं पर टाइम हो गया तो हमने कहा चलो क्लास ले लेते हैं। समझ गए बच्चों? इसलिए वीडियो ऑफ रहेगा आज। हाँ खेत पर है एकदम। खेत पर ये झोपड़ी बनी हुई है। खेत देखना है? अरे खेत का क्या देखना है यार। दिखा दे नहीं। चलो एक सेकंड दिखाता हूँ। अरे देखो तरफ देख पा रहे हो? देखो ये खेत बने हुए हैं। फसल गेहूं खड़ा है। इरिगेशन पढ़ा दे। सरसों लगा है बेटा, दूर वाले खेत में लगा है, दिख नहीं रहा जो यहाँ से, दूर वाले खेत में लगा है सरसों। यस सरसों लगा हुआ है। अभी गेहूं ज्यादा, गेहूं लगा है, सरसों लगा है, सभी फसलें यहाँ पर लगी रहती हैं। लाइक मटर भी लगा हुआ है, टमाटर, मिर्ची, आलू और गेहूं लगा हुआ है, चने लगे हुए हैं। अभी नहीं कटते हैं आकाश गेहूं तो, अभी अप्रैल 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 में कटते हैं। यस मार्च लास्ट और अप्रैल लास्ट, मार्च और अप्रैल मंथ में ही कटते हैं। इसका आंसर क्या होगा बेटा रामाकृष्ण? ठीक है बच्चों, इसलिए थोड़ा वीडियो आज ऑफ रहेगा और इसी के साथ एंजॉय करिए। आशीष आ गए बेटा? अच्छा आशीष ही पूछ रहा था गेहूं तो अब कटेगा नहीं, अभी नहीं कटने वाला बेटा। खेत देख लिया? चल इसका आंसर करिएगा फिर मैं नया टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। A two-dimensional fluid element rotates like a rigid body. At a point within the element, the pressure is 1 unit. ये कौन सा केस बन गया बेटा? हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन। और हाइड्रोस्टैटिक स्टेट स्ट्रेस कंडीशन में क्या होता है, जो प्रेशर सब्जेक्टेड हो रहा होगा इन द बोथ डायरेक्शन विल बी सेम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट दिस पॉइंट इज 0 यूनिट। बिल्कुल रेडियस क्या हो जाएगी 0 यूनिट। यस चलिए बच्चों, अब आप लोगों को इस टॉपिक में मैं और परेशान नहीं करूंगा। ये बहुत दुखियारा टॉपिक है और बहुत परेशान इसने किया है आप लोगों को। तो हम यहाँ पर करेंगे स्टार्ट डिफरेंट थ्योरीज ऑफ फेल्यूर। ठीक है, ठीक है
काट रहेगा। काट नहीं यार, देखो हम। तो देखो बच्चों, अब हमको पढ़ना है यहाँ पर थ्योरीज ऑफ फेल्यूर। हाँ अभी प्रेशर वेसल बचा है, बिल्कुल बेटा, यस प्रेशर वेसल रह गया है, अभी कॉलम रह गया है, वो करेंगे सब। अब इसके बाद देखिए, आज थ्योरीज ऑफ फेल्यूर कंप्लीट हो जाएगा और कोशिश करेंगे कि थ्योरीज ऑफ कॉलम भी कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद डिफ्लेक्शन और प्रेशर वेसल, बस 2 टॉपिक और रह गए। ठीक है, करते हैं कंप्लीट, जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए थ्योरीज ऑफ फेल्यूर पढ़ते हैं पहले क्या होता है। तो थ्योरीज ऑफ फेल्यूर से मतलब क्या होता है बच्चों? फेल्यूर से मतलब समझते हैं, देखिएगा यहाँ पर जो थ्योरीज ऑफ फेल्यूर बना है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, थ्योरीज एंड फेल्यूर। तो फेल्यूर तो समझते ही होंगे, फेल्यूर से मतलब होता है कि समथिंग यू आर एक्सपेक्टिंग और आप उसको मीट नहीं कर पाते हैं, देन यू थिंक कि आप फेल हो गए। ठीक है, ऐसे कुछ रहता है बच्चों। फेल्यूर का जो रहता है, कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे और ऐसा कुछ नहीं हो पाता, लाइक यू आर एक्सपेक्टिंग कि गेट में इस बार अच्छी रैंक आ जाए और नहीं आती है, तो यू विल थिंक यार यार फेल हो गए। ठीक है, तो ये रहता फेलियर। और जैसा कि मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन बनाई, इसके एग्जैक्ट कोई डेफिनेशन नहीं होती। व्हेन समथिंग डज नॉट मीट आवर एक्सपेक्टेशन वी सेड वी गॉट फेल्ड। ठीक है, तो फेल्यूर हो सकता है कि हम उसको फेल्यूर मान लेते हैं। लेकिन बेटा हमको यहाँ पर क्या पढ़ना है, कंपोनेंट का डिजाइन करना है। जो हम यहाँ पर डिजाइनिंग करेंगे, तो डिजाइनिंग में फेल्यूर किस तरह से होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो डिजाइनिंग में फेल्यूर क्या होता है कि फेल्यूर जो 2-3 तरीके से हो सकता है। एक तो हो सकता है कि अगर किसी कंपोनेंट में जो डिफॉर्मेशन है वो क्या है, इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाता है। अगर इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाएगा तो आप देखेंगे कि कंपोनेंट में क्या हो जाएगा बेटा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। आ गया बेटा सौरभ? चले, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब किसी कंपोनेंट में डिफॉर्मेशन इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाएगा तो उसमें हो जाएगा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, या कह सकते हैं परमानेंट डिफॉर्मेशन। या फिर कह सकते हैं कि यील्ड स्ट्रेंथ को जैसे ही वो क्रॉस करेगा कंपोनेंट, तो उसमें क्या हो रहा होगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रहा होगा। जब परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है, या फिर कह सकते हैं किसी भी कंपोनेंट में स्ट्रेस यील्ड स्ट्रेस को क्रॉस कर जाएगा तो कंपोनेंट फेल हो जाएगा। दूसरा फेलियर का तरीका होता है कि वो कंप्लीटली फ्रैक्चर हो जाए, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, 2 पार्ट्स में सेपरेट हो जाता है, तो वो फ्रैक्चर होता है। तीसरा होता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्रॉस द सर्टेन लिमिट। इलास्टिक डिफॉर्मेशन है बेटा, इलास्टिक डिफॉर्मेशन से मतलब होने वाला है कि विद इन द इलास्टिक लिमिट हो रहा है, डिफॉर्मेशन आपका विद इन द इलास्टिक लिमिट हो रहा है, बट विद इन द इलास्टिक लिमिट आपने सोचा था, देखिएगा इस प्रकार से आपने क्या किया, एक कंपोनेंट लिया और इस कंपोनेंट पर यहाँ पर एक बना हुआ है कुछ और लोड लगा यहाँ पर डब्ल्यू अगर आपने लोड लगाया और आपने देखा कि यहाँ पर जो डिफॉर्मेशन है, मतलब इसमें लोड इतना लगाया आपने कि यहाँ पर जो इसमें डिफ्लेक्शन होने वाला वो डिफ्लेक्शन इस पार्ट को टच ना करे, और हो सकता है कि ये जो गैप है वो विद इन द इलास्टिक लिमिट हो, विद इन द अप टू द इलास्टिक लिमिट इसमें जो डिफ्लेक्शन हो सकता है, जो डिफॉर्मेशन हो सकता है वो 10 mm हो सकता है, और ये जो गैप है आई थिंक दिस इज 6 mm। और आपने देखा कि अगर इसमें डिफॉर्मेशन 6 mm से ज्यादा हो जाएगा तो हम क्या मानेंगे कि फेल हो गया। मतलब डिफॉर्मेशन से सिंपल सा मतलब है कि आपने कुछ लिमिट डिसाइड कर रखी है, और उस लिमिट को जैसे ही क्रॉस करते हैं तो हम उसको फेलियर मान लेंगे। और फेलियर का एक ही मतलब नहीं होता है कि फ्रैक्चर हो जाना है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाना है। ठीक है, समझ रहे हैं? फेलियर का एक ही मतलब नहीं होता है कि 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाना। फेलियर का मतलब होता है कि कंपोनेंट की सर्टेन जो आपने लिमिट डिसाइड कर रखी है उसको क्रॉस कर जाना। ठीक है, तो फेलियर डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल, यील्डिंग हो सकता है या फ्रैक्चर हो सकता है, वो मैं आपको बता सकूं। तो बेटा SUT में क्या होगा, कंप्लीट फ्रैक्चर होगा। जैसे ही स्ट्रेस आपकी क्या करेगी, अल्टीमेट स्ट्रेस को क्रॉस करेगी, कंपोनेंट में क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। और SYT को जैसे कंपोनेंट क्रैश करेगा, स्ट्रेस किसी कंपोनेंट में स्ट्रेस जैसे SYT को क्रैश करेगी तो उसमें क्या हो जाएगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। लाइक अगर हम बात करते हैं डक्टाइल मटेरियल का, डक्टाइल मटेरियल में जैसे ही SYT को क्रॉस करेगा, टेंसर जो शियर यील्ड स्ट्रेंथ रहती है उसको क्रॉस करेगा, कंपोनेंट परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। तो डक्टाइल मटेरियल आपका यहाँ पर फेल हो चुका है। बट अगर हम बात करते हैं ब्रिटल मटेरियल की, तो उसमें क्या होगा, जब फेलुअर यानी आपका अल्टीमेट स्ट्रेस को क्रॉस करेगा तब कंपोनेंट फेल माना जाएगा। परमानेंट फेलुअर फेल है बेटा, इवन हम कह रहे हैं, मैंने बताया क्या कि विद इन द इलास्टिक लिमिट भी फेलुअर है, इवन विद इन द इलास्टिक लिमिट भी फेलुअर है बेटा। परमानेंट डिफॉर्मेशन फेलुअर नहीं है, किसने कहा? मैं क्या कह रहा हूं कि हर एक चीज की अपन को अलग अलग रिक्वायरमेंट रहती है, अलग अलग रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे अगर मैं स्प्रिंग की बात करता हूं बेटा, स्प्रिंग बना हुआ है और स्प्रिंग पर आप लोड सब्जेक्टेड कर रहे हैं। जब आपने स्प्रिंग पर लोड सब्जेक्ट किया तो लोड सब्जेक्ट होने की वजह से स्प्रिंग में क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ।
अगर स्प्रिंग में बेटा परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है तो आप उसको स्प्रिंग को फेल्यूर नहीं मानेंगे आशीष? अगर स्प्रिंग पर आपने लोड सब्जेक्ट किया और स्प्रिंग में हो गया परमानेंट डिफॉर्मेशन, भाई लोड सब्जेक्ट किया कंप्रेस होकर के रह गई है, या टेंशन सब्जेक्ट किया तो टेंसाइल होकर के रह गई है, तो क्या आप उसको फेल नहीं मानोगे? मैं वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फेलियर की कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं होती, ये क्या करती है, पॉइंट टू पॉइंट और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट चेंज होती है। बताइए आशीष साहब, स्प्रिंग में अगर परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया तो स्प्रिंग फेल नहीं होगी? होगी ना? समझ गए? तो बेटा ये होता है फेलियर का मतलब होता है, हाँ डिपेंड करता है, बस मैं वही बता रहा हूँ ना, डिपेंड करता है डिफरेंट कंडीशंस पर। जैसे अगर आपने देखा कि कंडीशंस आपकी, मैंने ये एग्जांपल क्या लिया कि यहाँ पर इलास्टिक डिफॉर्मेशन, इलास्टिक लिमिट तक परमिसिबल डिफॉर्मेशन 10 mm है, लेकिन अगर 6 mm से भी ज्यादा हुआ, नहीं प्रदीप ऐसा नहीं है कि रॉड में थोड़ा सा भी जो एलोंगेशन है वो फेल हुआ है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है बेटा, रिक्वायरमेंट रहेगी प्रदीप, रिक्वायरमेंट रहेगी कि अगर रॉड में ऐसे रॉड बना हुआ है यहाँ पर एक, और रॉड पर आपने क्या किया, टेंसाइल लोड लगाया, तो इसमें अगर डिफॉर्मेशन आपका क्या होता है 1 mm, ऐसे आपका एक लिमिट है, आपने लिमिट डिसाइड कर दी कि 1 mm तक अगर डिफॉर्मेशन होता है तब तो ठीक है, इट्स ओके नो प्रॉब्लम। और 1 mm से जैसे ज्यादा हो गए तो आपके अनुसार तो वो फेल हो गया ना, आपकी रिक्वायरमेंट थी कि इसमें डिफॉर्मेशन मैक्सिमम 1 mm तक हो सके। तो ऐसा मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि रॉड में थोड़ा भी डिफॉर्मेशन हुआ तो रॉड फेल हो जाएगी। डिफॉर्मेशन फेलियर का मतलब होता है कि जैसा कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, मतलब यहाँ पर आपने, आपको एक इस प्रकार के कंपोनेंट की जरूरत है जिसमें डिफॉर्मेशन केवल 1 mm हो, और अगर 1 mm से ज्यादा हो गया तो फेल माना जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें मटेरियल इस तरह का लेंगे ना हम कि उसमें डिफॉर्मेशन 1 mm से ज्यादा ना हो। समझ गए बेटा प्रदीप? बाकी सभी बच्चे फेलियर का मतलब समझ गए? फेलियर का मतलब केवल फ्रैक्चर, परमानेंट पर डिफॉर्मेशन नहीं होता है। फेलियर का मतलब होता है कि अगर आपने कुछ परमिसिबल लिमिट थी, उस लिमिट को क्रॉस कर गया कंपोनेंट, तो कंपोनेंट इज फेल्ड। क्लियर बेटा? मोहित, आकाश, रामकृष्ण, समझ गए ना बच्चों? ओके। अब आते बेटा थ्योरीज। फेलियर की डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज होती हैं। जैसे सपोज आपके आईआईटी जेई, जेई एडवांस में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, जेई एडवांस में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इसमें आपकी सभी व्यक्तियों की अलग अलग राय होगी, सभी व्यक्तियों की अलग अलग राय होगी। जैसे आपकी पर्सनल खुद की राय ये होगी कि मैं थोड़ा सफिशिएंट टाइम नहीं दे पाया था, या मुझे अच्छी कोचिंग नहीं मिल पाई है, या फिर कुछ और भी रीजन हो सकता है। लेकिन आपके पापा का क्या रहेगा, पापा की थ्योरी रहेगी कि अरे यार ये पढ़ता ही नहीं है, फुल टाइम मौज मस्ती में लगा रहता है इसलिए फेल हो गया। आपके मामा मौसी की अलग राय रहेगी, अरे ये बच्चा थोड़ा बिगड़ गया है, इधर उधर थोड़ा मन लग रहा है इसका, ठीक है, खेलने कूदने में ज्यादा मन लग रहा है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो उनकी एक अलग थ्योरी रहेगी। तो आप समझ रहे हैं बेटा, फेल हुआ जो आप फेलुअर हुए, आप फेल हुए, आप सभी जो एक्सपेक्टेड मार्क्स थे वो आप ऑब्टेन नहीं कर पाए, तो इसमें देखेंगे कि हर एक व्यक्ति की अलग अलग राय होती है, ठीक है, हर एक व्यक्ति की अलग अलग राय होती है, जो उनकी डिफरेंट डिफरेंट राय के अनुसार आप देखेंगे कि उनकी अलग अलग थ्योरीज है। तो यहाँ पर भी कॉम्पोनेंट में फेलुअर हो रहा है, कंपोनेंट में जो फेलियर हो रहा है, तो भाई कंपोनेंट में फेलियर की भी थ्योरी अलग होगी, कंपोनेंट फेलियर की भी बिल्कुल थ्योरी अलग होने वाली है। तो जो थ्योरी यहाँ पर रहेंगे बेटा वो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी, जैसे कि रैंकाइन ने कहा, अरे ये तो आप कह रहे हैं कि रिश्तेदार की राय पर कभी ध्यान ना दो, लेकिन अब आजकल ये होता है ना कि कहीं शादी ब्याह में जाते हैं तो रिश्तेदार यही पूछते हैं, बेटा प्लेसमेंट हुआ, कैंपस प्लेसमेंट हो गया, कैंपस प्लेसमेंट हो गया। अभी देखो 1 साल बाद देखिएगा आप, अभी तक तो वो कुछ नहीं कहेंगे। सभी बच्चों मेरी इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि अभी आप अंडर ग्रेजुएशन है, आपसे अभी कोई नहीं पूछने वाला कि बेटा आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, टॉप आ रहे हैं या बैक लग रही है। तो हाँ, बस जैसे ही आप बेटा पास आउट होंगे, जैसे ही आप पास आउट होंगे और शादी ब्याह में कहीं पर भी मिलेंगे तो रिश्तेदार जानबूझ करके आएंगे आपके पास। वैसे 4 साल से आप, जरूरी नहीं कि आपसे बात कर रहे हो, जरूरी नहीं कि वो 4 साल से आपसे कोई मतलब हो। एक तो उन्हें मतलब था कि जेई एडवांस में सिलेक्शन तो नहीं हो गया, चलो बड़ी खुशी हुई कि भाई सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर ऊपर से सहानुभूति तो दे ही देते हैं कि अरे बेटा सिलेक्शन नहीं हो पाया, बड़ा दुख लग रहा है, लेकिन इन एक्चुअल तो अंदर से खुशी रहती है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, तो अंदर से तो खुशी रहती। अब उनको रहेगा, अब उनके दिमाग में ये रहेगा कि शर्मा जी का लड़का बीटेक कर रहा है भाई,
शर्मा जी का लड़का बीटेक कर रहा है, या फलाने या ढिकाने का लड़का बीटेक कर रहा है। हाँ हाँ, तो पूछे वो सोचेंगे भाई कैंपस प्लेसमेंट तो नहीं हो गया। अब इसके बाद जब जैसे आप पास आउट होने को होंगे तो पूछेंगे भाई ये कैंपस प्लेसमेंट तो नहीं हो गया है, और कहीं जॉब तो नहीं लग गई, गेट में तो नहीं फोड़ दिया। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज रहती है, इसलिए बेटा मेरी तो यही राय है कि अभी अंडर ग्रेजुएशन है, अभी आपसे कोई कुछ नहीं पूछने वाला, दबा के पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िएगा और रैंक फोड़ दीजिएगा। जब रैंक फोड़ दोगे तो सभी के मुंह वैसे ही बंद हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही पास आउट आप हो जाओगे तो एक जो एक्सटर्नल जो सोसाइटी का प्रेशर रहता है बेटा वो बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, आप मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा कि जब आप पास आउट होने के बाद तैयारी करते हैं ना, तो एक जो सोशल प्रेशर रहता है ना वो बहुत ज्यादा रहता है, और वो कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करता है। जिन बच्चों ने क्या हुआ 12th के बाद 1 साल तैयारी की होगी बैठ के, उन लोगों को बोलोगे इस बात को फील भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ सकते हैं। हाँ हाँ, और क्या, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए अभी टाइम है तो बना लीजिएगा। तो बेटा यहाँ पर हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज थी इन फेलुअर, जैसे कि रैंकाइन ने कहा, एक रैंकाइन थ्योरी है, एक गेस्ट एंड टेरिस का थ्योरी है। भाई रैंकाइन ने कहा कि अगर किसी कंपोनेंट पर स्ट्रेस जो प्रिंसिपल स्ट्रेस से ज्यादा हो जाती है, मतलब जो किसी कंपोनेंट पर जो प्रिंसिपल स्ट्रेस इंड्यूस होने वाली है उसकी वैल्यू अगर एस वाई टी से ज्यादा हो जाती है या एस यू टी से ज्यादा हो जाती है तो कंपोनेंट फेल हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द रैंकाइन। रैंकाइन का ये मानना है कि अगर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस जो आपकी फेलुअर स्ट्रेस रहती है एस बाई टी और एस यू टी इससे ज्यादा हो जाएगी तो कंपोनेंट फेल हो जाएगा। गेस्ट एंड टेरेस्का ने कहा नहीं 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 ऐसा नहीं है, अगर टाउ मैक्स की वैल्यू एब्सोल्यूट टाउ मैक्स जो आपका रहता है, अगर इसकी वैल्यू आपकी किससे ज्यादा हो जाती है, शियर यील्ड स्ट्रेस से, शियर यील्ड स्ट्रेस से ज्यादा हो जाती है तो कंपोनेंट फेल हो जाएगा, तो कंपोनेंट फेल हो जाएगा। वही इनकी थ्योरी अलग थी। और इसके बाद वॉन माइसिस आए, वॉन माइसिस ने कहा नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं है, अगर डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसी भी कंपोनेंट की ज्यादा हो जाती है, डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट यील्ड पॉइंट, तो कंपोनेंट फेल हो जाएगा। तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा कि बेटा यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज हैं, और इन डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज में अगर आप देखें तो हर एक साइंटिस्ट ने अपना अपना थ्योरी दी है, उन्होंने कहा कि नहीं फेलुअर इस तरह से होता है, समझ रहे हैं? तो ये फेलुअर है डिफरेंट। तो अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। अच्छा, इसके उनको पढ़ने से पहले एक और चीज रहती है, नीड ऑफ द थ्योरीज ऑफ फेलुअर। बता सकते हैं बच्चों क्या जरूरत थी थ्योरी ऑफ फेलुअर पढ़ने की? कोई एक थ्योरी से काम नहीं चल सकता था क्या? आशीष, प्रदीप, सेफ्टी, ओके। और मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि थ्योरीज ऑफ फेलुअर को पढ़ने की जरूरत क्या थी? व्हाट इज द नीड ऑफ द थ्योरीज ऑफ फेलुअर? मटेरियल स्ट्रेंथ पता चल जाए, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ देखिए, ये सब जो आपने बताया वो बिल्कुल सही है, बट एक्चुअल जो पॉइंट होता है वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल जो पॉइंट होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे बेटा मुझे बताओगे जो एस वाई टी होता है एंड एस यू टी जो होता है ये आपको कब मिलता है? उन्हीं को फोन आ रहा है, दिया जी का फोन आ रहा है। ऐसे एस वाई टी जो होता है और एस यू टी होता है ये कब मिलता है आपको? ये मिलता है इन द यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। और यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में हम क्या करते हैं, एक यूनि एक्सेल लोड सब्जेक्ट करते हैं। दूर कर पाते, यहाँ पर हम यूनि एक्सेल लोड सब्जेक्टेड करते हैं। एस बाई टी और एस यू टी हमें कब मिलता है? जब हम किसी कंपोनेंट पर यूनि एक्सेल लोड सब्जेक्टेड करते हैं। जब हम यूनि एक्सेल लोड सब्जेक्टेड करेंगे इस तरह से तो हमको ये प्रॉपर्टीज डिफरेंट फेल्योर प्रॉपर्टीज मिलती हैं।
क्लियर बच्चों? एस बाई टी और एस यू टी हमें कब मिलता है? जब हम किसी कंपोनेंट पर यूनिएक्सल लोड सब्जेक्टेड करते हैं। क्लियर बच्चों? तो क्या हम इन प्रॉपर्टीज का यूज जब किसी कंपोनेंट में बाईएक्सल लोड सब्जेक्टेड हो रहा है, क्या इस लोडिंग कंडीशन में हम इनका यूज कर सकते हैं बच्चों, एस वाई टी एंड एस यू टी का, फॉर द सेफ डिजाइन? जब बाईएक्सल लोड यहां पर सब्जेक्टेड हो रहा होगा, बस समझ रहे हैं बच्चों मेरी? जब बाईएक्सल लोड सब्जेक्टेड हो रहा होगा तो क्या इस कंडीशन में हम एस बाई टी और एस यू टी का यूज कर सकते हैं? आशीष, रामाकृष्ण बताइए जरा बेटा। नहीं कर सकते ना, बिल्कुल बिल्कुल नहीं कर सकते। और बेटा अगर बाईएक्सल, अब देखिए मोस्टली जो कंपोनेंट होते हैं आपके, वो बाईएक्सल लोडिंग से ही सब्जेक्टेड होते हैं। लोड सेम नहीं है, लोड तो अलग अलग है बेटा, तब भी हम इसका यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। एस बाई टी और एस यू टी जो प्रॉपर्टीज है हमारी, दिस प्रॉपर्टी कैन बी यूज ओनली इन केस ऑफ द यूनिएक्सियल लोड। यहाँ पर लोड लगा है आपका बाईएक्सियल, तो हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं। जब बेटा इनको यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं तो इसको कंपोनेंट को हम सेफली डिजाइन कैसे करेंगे? देखिए एक्चुअली एस वाई टी और एस यू टी क्या बता रही हैं, ये बता रही हैं हमें मैक्सिमम लिमिट। हाँ हाँ वही वही, इसीलिए हम थ्योरीज ऑफ फेल्योर का यूज करते हैं। यस, एस बाई टी और एस यू टी हमारी क्या बता रही है, मैक्सिमम लिमिट, कि भाई इतनी स्ट्रेस तक हम सब्जेक्टेड कर सकते हैं, इससे जैसे ज्यादा होगा कंपोनेंट फेल हो जाएगा। और यहाँ पर बाईएक्सल लोडिंग की हमको प्रॉपर्टीज तो पता नहीं है, फेल्योर प्रॉपर्टी, तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर थ्योरीज ऑफ फेल्योर को लेकर के आए। थ्योरीज ऑफ फेल्योर ने कहा रुक जाइए, हम क्या करते हैं इनके बीच में रिलेशन बना देते हैं, बाईएक्सल लोडिंग यानी कंबाइंड स्ट्रेसेस और एस बाई टी और एस यू टी जो कि यूनिएक्सल लोड में है, इनके बीच में थ्योरीज ऑफ फेल्योर ने क्या किया, रिलेशन बना दिया। जो डिफरेंट थ्योरीज ऑफ फेल्योर क्या करती हैं, जो यूनिएक्सल की प्रॉपर्टीज है और बाईएक्सल लोडिंग की कंडीशन है, इन दोनों के बीच में क्या करती हैं, ये रिलेशन बना देती है। जब यहाँ पर रिलेशन बन जाएगा तब हम जाकर के इन थ्योरीज को यूज कर सकते हैं। मतलब इन थ्योरीज का काम ही क्या है, इनके बीच में रिलेशन को ऑब्टेन करना, वही ये सब लिखा हुआ है, पढ़िए जरा। देखो बेटा, theories of failure are used to determine the safe dimension of a component when it is subjected to combined stress or biaxial or triaxial state of stress. दूसरा, theories of failure are used in the design of the following machine component. अगर देखेंगे पावर ट्रांसमिशन शाफ्ट में, अगर आप देखेंगे बेटा तो पावर ट्रांसमिशन शाफ्ट क्या होते हैं, इस प्रकार से देखिएगा, टॉर्क यहाँ पर सब्जेक्टेड हो रहा है, टॉर्क यहाँ पर सब्जेक्टेड हो रहा है और पुली यहाँ पर लगी हुई है, तो यहाँ पर लोड लग रहा है डब्ल्यू। तो बेटा यहाँ पर अगर हम देखेंगे, एक आ रहा होगा आपका इस प्रकार से लोड, इस प्रकार से स्ट्रेस आएगी नॉर्मल, और यहाँ पर लग रहा होगा किस तरह से शियर टाउ, मतलब बाईएक्सियल लोडिंग से सब्जेक्टेड है कि नहीं। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट में अगर आप देखेंगे तो बाईएक्सियल या कंबाइंड स्ट्रेसेस से सब्जेक्टेड होता है, और स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज एज यील्ड स्ट्रेंथ एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ आर ऑब्टेन इन यूनिएक्सियल लोडिंग कंडीशन, ठीक है। बट दीज प्रॉपर्टीज कैन नॉट यूज फॉर द बाईएक्सियल एंड ट्राइएक्सियल लोडिंग कंडीशन। जो मैंने समझाया वही सब यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। Theories of failure are used to obtain the relationship between the stress induced under the combined stresses and property obtained from the tensile testing like SYT and SUT. तो यहाँ पर बेटा थ्योरीज ऑफ फेल्योर का यूज हम कहाँ करने वाले हैं, जो हमको कंबाइंड स्ट्रेसेस में लोड लगा हुआ है वहां पर जो स्ट्रेसेस और SYT और SUT जो प्रॉपर्टीज है उनमें रिलेशन के लिए हम क्या करते हैं, थ्योरीज ऑफ फेल्योर का यूज करते हैं। अंडर द कंबाइंड लोडिंग ऑल थ्योरीज ऑफ फेल्योर गिव द डिफरेंट रिजल्ट, सभी थ्योरीज ऑफ फेल्योर अलग अलग रिजल्ट देंगी, तो हमको क्या करना होगा बेटा, एप्रोप्रिएट थ्योरी ऑफ फेल्योर को सिलेक्ट करना होता है। समझ में आई बात? सभी बच्चे बताएंगे जरा,
थ्योरीज ऑफ फेलियर की क्या नीड होती है, एक दिमाग में क्लियर हुआ? ये बात समझ में आई आशीष, कुलदीप, मोहित, बताइए जरा बच्चों। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आशीष क्लियर हुआ कि नहीं बच्चे? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सौरभ, प्रदीप, रोहित, नीड समझ में आई बेटा? थ्योरीज ऑफ फेलियर की नीड क्या थी आपको? एक्चुअली जो आपकी प्रॉपर्टीज थी वो यूनिएक्सियल प्रॉपर्टीज थी और आपको बायएक्सियल लोडिंग में डिजाइन करना था। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, थ्योरी ऑफ फेलियर का यूज करना होता है। ओके बच्चों, अब हम यहाँ पर देखेंगे डिफरेंट थ्योरीज ऑफ फेलियर जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो डिफरेंट थ्योरीज ऑफ फेलियर जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो है रैंकाइन थ्योरी, पहला होता है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी या रैंकाइन थ्योरी भी इसको बोला जाता है, और दूसरा होता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, और तीसरा होता है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी और टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, और नेक्स्ट होता है आपका मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी या बॉन माइसिस थ्योरी। तो मेनली बेटा आपको क्या करना है, ये तीनों इलास्टिक थ्योरी रहती है, आपको इलास्टिक लिमिट में इनको अपन को स्टडी करना होता है। 1, 2 एंड 3, इन तीन थ्योरी को हमको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। ये थ्योरी हमारी काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी या रैंकाइन थ्योरी क्या कहती है कि अगर किसी कंपोनेंट में, अब इन थ्योरी को हम पढ़ते हैं, अगर किसी कंपोनेंट में जो बाइएक्सियल ट्राइएक्सियल लोडिंग से सब्जेक्टेड है, अगर सिग्मा वन की वैल्यू एस बाई टी या एस यू टी से ज्यादा हो जाती है, एस बाई टी या एस यू टी से ज्यादा हो जाती है, दिस इज द कंडीशन ऑफ द फेलियर। तो वो कंपोनेंट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। एस बाई टी या एस यू टी से ज्यादा हो जाती है तो वो कंपोनेंट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। दिस इज द कंडीशन ऑफ द फेलियर, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। द फेलियर ऑफ अ मैकेनिकल कंपोनेंट अकर व्हेन द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एट एनी पॉइंट इन द बॉडी रीचेज द यील्ड और अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इन द सिंपल टेंशन टेस्ट। सिंपल जो टेंशन टेस्ट में आपकी जो प्रॉपर्टी रहती है, इसको जैसे ही क्रॉस करेगा तो कंपोनेंट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। सिग्मा वन जैसे ही इसके बराबर होगा, एस से ज्यादा होगा, कंपोनेंट आपका फेल हो जाएगा। दूसरा होता है कंडीशन फॉर द सेफ डिजाइन। क्योंकि अगर हम इसको सेफली डिजाइन करना चाहते हैं तो सिग्मा वन शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा परमिसेबल। सिग्मा वन की जो वैल्यू है बेटा आपकी, वो सिग्मा परमिसेबल से लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। और चूंकि आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, इट इज फेलियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय परमिसेबल स्ट्रेस। तो परमिसेबल स्ट्रेस यहाँ से क्या हो जाएगी बच्चों आपकी, एस वाई टी फेलियर डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यानी सिग्मा वन शुड बी लेस देन इक्वल टू एस वाई टी डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो देखिए बेटा, अब हम क्या करते हैं, जैसे मैंने कल आपको ये तो निकालना सिखा दिया था, जैसे कि कंबाइंड लोडिंग का केस है, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, और यहां पर लगा हुआ है आपका क्या, टाउ एक्स वाई। तो बेटा यहां से हम प्रिंसिपल स्ट्रेस कैसे निकालते हैं वो हम कल सीख चुके थे। प्रिंसिपल स्ट्रेस यहां से हम निकाल लेंगे सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स बाई का स्क्वायर और प्लस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बाई बाई 2 निकलना सिखाया था बच्चों कल। तो बेटा यहां से हम क्या करते हैं, जो कंबाइंड स्ट्रेसेस थी, कंबाइंड स्ट्रेसेस को हमने क्या किया, एक स्ट्रेस के रूप में कन्वर्ट कर लिया, पहले सिंगल स्ट्रेस के रूप में कन्वर्ट कर लिया, हमने निकाल लिया कि मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कितना इंड्यूस होगा, वो है सिग्मा वन। सिग्मा वन निकाल लिया और अब सिग्मा वन से यहाँ पर हम इसको डिजाइन करेंगे, क्योंकि कंपोनेंट में जो फेलियर होगा सिग्मा वन में ही फेलियर होगा मेनली। तो सिग्मा वन यहाँ पर जो होगा वो इस प्रकार से, मतलब मैक्सिमम रैंक प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी या रैंकाइन थ्योरी कहती है कि अगर आपकी जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है सिग्मा वन, उसकी वैल्यू अगर आपकी एस बाई टी या एस यू टी से ज्यादा हो जाएगी तो कंपोनेंट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। और अगर हम चाहते हैं सेफ डिजाइन तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सिग्मा परमिसल से लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, तब कंपोनेंट आपका सेफली डिजाइन रहेगा। बात समझ में आई बच्चों? प्रदीप, कुलदीप, बात क्लियर हो गई बच्चों? मैक्सिमम प्रिंसिपल थ्योरी किस प्रकार से वर्क करती है, तो सिंपल सा सिग्मा वन आपको अगर निकालना आता है, सिग्मा वन की वैल्यू अगर एस बाई टी से ज्यादा हो जाएगी तो कंपोनेंट फेल, और अगर आप सेफली डिजाइन करना चाहते हो सिग्मा वन शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा परमिसेबल, और सिग्मा परमिसेबल आप कहां से निकालते हैं, वो यहां से निकालते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अजम्पशंस इन रैंकाइन थ्योरी में पहला अजम्पशंस क्या रहता है कि नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ द अदर टू स्ट्रेसेस सिग्मा टू एंड सिग्मा थ्री। सिग्मा टू और सिग्मा थ्री के इफेक्ट को नेग्लेक्ट करना है, एंड फेलियर ड्यू टू शियर इज नेग्लेक्टेड। अपन ऐसा मानते हैं कि शियर में
थ्योरी आपकी फेल नहीं हो रही, मतलब कंपोनेंट वो शियर में फेल नहीं हो रहा, वो केवल किस में फेल हो रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस में। और नॉर्मल स्ट्रेस में कौन सा कंपोनेंट वीक रहता है बच्चों, रामाकृष्ण? नॉर्मल स्ट्रेस में या टेंशन में कौन सा कंपोनेंट वीक रहता है, बताया था मैंने, रामाकृष्ण? नॉर्मल स्ट्रेस में कौन सा कंपोनेंट वीक रहता है बेटा? कंक्रीट, बिल्कुल। जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं वो क्या करते हैं जनरली, अगर हम देखेंगे नॉर्मल टेंसाइल फोर्स, टेंशन में क्या रहते हैं, वीक रहते हैं। यस बेटा कुलदीप, वेरी गुड। अगर आप देखेंगे नॉर्मली इन टेंशन में ये क्या रहते हैं, वीक रहते हैं। बहुत अच्छे। सौरभ, योगेश, सिग्मा वन फॉर्मूला वाली, अरे बेटा ये बनी हुई, अरे वो मैंने इसको आगे पीछे लिख दिया बस बेटा, और ज्यादा परेशान मत हो। वो एक्चुअली रूट लग गया तो मैंने कहा कौन हटाए पहले, तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई को यहाँ पर लिख दिया, और ये मैंने इस साइड। ठीक है प्रदीप, ठीक है बच्चों। तो ये लिखा हुआ है देखो, दिस थ्योरी इज सुटेबल for the safe design of the brittle material component under every state of the stress condition। ऐसा क्यों? because brittle material are weak in tension। और सिग्मा वन क्या हमारी टेंसाइल स्ट्रेस है कि नहीं, तो इस प्रकार से। चलिए एक क्वेश्चन करके बताएंगे बच्चों, फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल सकते हैं इसका। करिए बेटा करिए, इस क्वेश्चन को करके बताइए जरा। बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड प्रदीप। 2.44 इज द राइट आंसर। रामकृष्ण 2.44 इज द राइट आंसर, बिकॉज यहाँ पर हमको सिग्मा एक्स गिवन है और सिग्मा वाई गिवन है। तो सिग्मा वन हम यहाँ से निकाल ही लेंगे, क्या निकलेगा, 100 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। वेरी गुड। यहाँ से बेटा सिग्मा वन कितना निकला है रामाकृष्ण, बेटा सिग्मा वन कितना निकल करके आया यहाँ से, यस 155.44 मेगा पास्कल। अब हमारा क्या है, फॉर सेफ डिजाइन, फॉर सेफ डिजाइन सिग्मा वन शुड बी लेस देन इक्वल टू एस बाई टी एस यू टी डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सिग्मा वन कितना है 155,
पॉइंट, और SUT कितना है? यहां से करेंगे, ये हो गया। और बेटा सौरभ आंसर निकला कि नहीं? मोहित, आकाश, योगेश, वेरी गुड योगेश, बहुत अच्छे। कुलदीप आ गया बेटा, सौरभ बहुत अच्छे। चल अब आगे बढ़ते हैं, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, तो मैक्सिमम, सुनो चलो बच्चों आगे स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, तो ये जो थ्योरी होती है होती गेस्ट एंड टेरेस का थ्योरी। गेस्ट एंड टेरेस का, तो गेस्ट एंड टेरेस का ने क्या कहा कि अगर किसी कंपोनेंट पर जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंड्यूस हो रही है, इसकी वैल्यू, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो इंड्यूस हो रही है इसकी वैल्यू परमिसिबल शियर स्ट्रेस को क्रॉस कर जाती है, यहाँ पर कह सकते हैं कि जो टेंसर, जो शियर यील्ड स्ट्रेंथ है उसको क्रॉस कर जाती है, तो कंपोनेंट क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। वही सब लिखा है पर, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप्ड एट अ क्रिटिकल पॉइंट इन द कंपोनेंट एक्सीड्स द यील्ड स्ट्रेंथ इन शियर ऑफ द मटेरियल अंडर द टेंशन टेस्ट, फेलियर अकर्स। जो टेंशन टेस्ट में बेटा शियर यील्ड स्ट्रेंथ आता है, उसको अगर ये कंपोनेंट क्या करेगा? क्रॉस कर जाएगा, एक्सीड कर जाएगा, तो कंपोनेंट क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। और कंडीशन फॉर द सेफ डिजाइन क्या है कि एब्सोल्यूट टाउ मैक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू SYS डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तब जाकर के आपका कंपोनेंट क्या रहेगा? सेफ रहेगा। क्लियर है बच्चों? अगर एब्सोल्यूट टाउ मैक्स, अभी एब्सोल्यूट टाउ मैक्स क्या होता है, समझ में आता है? बताइए जरा मोहित, इसका नाम सुना? एब्सोल्यूट टाउ मैक्स का नाम सुना? ये क्या होता है? किसी बच्चे ने सुना? नहीं सर। नहीं सुना? चलिए आज सुन लो। चलो मैं बताता हूँ अभी। ओके ओके, कोई बात नहीं। तो अभी तो ये मान लीजिएगा कि एब्सोल्यूट टाउ मैक्स कुछ होता है जिसकी वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए? परमिसिबल शियर स्ट्रेस से लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? अच्छा एमडी में, हाँ 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 बिल्कुल। देखिएगा एब्सोल्यूट टाउ मैक्स क्या होता है वो देख लीजिएगा। एक्चुअली बेटा क्या होता है, हम इस प्रकार से मोहर सर्कल बनाते हैं। ये मोहर सर्कल आपका बना, ये मोहर सर्कल आपका बना, तो बेटा यहां तक की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होता है? सिग्मा 1 एंड दिस सिग्मा 2। ए सिग्मा 1 है, ए सिग्मा 2 है। तो यहां पर अगर मैं पूछता हूं कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होगी, बता सकते हैं बेटा? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होगी? इसकी रेडियस के बराबर, यस। और रेडियस क्या होगी रामाकृष्ण? रेडियस क्या होगी बेटा? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2। नहीं प्लस नहीं, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 यस सर, माइनस बाय 2। यस, दिस विल बी द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। बताया था मैंने कल ही जब मोहर सर्कल बनाया था, तब हमने बताया था कि नहीं? यस सर। अब जो ये जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होती है ना, ये जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होती है वो बेटा कहां पर होती है? इस पर्टिकुलर प्लेन में। जैसे देखिएगा यहाँ पर सिग्मा एक्स लग रहा है, यहाँ पर सिग्मा वाई लग रहा है। ये सिग्मा एक्स लग रहा है और सिग्मा वाई लग रहा है, तो इस पर्टिकुलर प्लेन में ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है। या फिर मैं बोल सकता हूं इसको, इसको बोला जाता है इन प्लेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। मतलब बेटा एक्स वाई प्लेन में शियर स्ट्रेस की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एक्स वाई प्लेन में बने हुए मोहर सर्कल की रेडियस के बराबर है। बात समझ में आ रही है वाली?
एक्स वाई प्लेन में जो मोहर सर्कल है, एक एक्स वाई प्लेन में जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू है वो क्या है, एक्स वाई प्लेन में बने मोहर सर्कल के रेडियस के बराबर है। क्लियर बच्चों? या फिर हम कह सकते हैं एक्स बाई अरे यार धरती में धर देते। प्लेन जैसे कि पन्नी फेंको। टाउ मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2। किसमें हुआ ये, फिर बाद में खुल गया तुम भाई। एक्स बाई प्लेन, जाम धरो, जाम तोड़ लो पन्नी। पन्नी तोड़ लो। एक्स वाई प्लेन में हुआ। अब अगर बेटा यहां पर बना हुआ है, अब मैं बात करता हूं बाई जेड प्लेन में। अगर मैं बात करता हूं बाई जेड प्लेन में, तो यहां पर देखिएगा सिग्मा 2 जो बना हुआ है वो यहां तक क्या रहता है, सिग्मा बाई रहता है, और सिग्मा जेड हमारा क्या है, 0 बाई। थर्ड प्लेन में तो कोई स्ट्रेस नहीं है, जब थर्ड प्लेन में कोई स्ट्रेस नहीं है तो सिग्मा जेड हमारा क्या हो जाएगा, 0। सिग्मा जेड हुआ 0। अगर मैं क्या करता हूँ बाई और जेड प्लेन में मोहर सर्कल बनाता हूँ तो कुछ इस तरह से बनेगा, सॉरी ओरिजिन से पास होगा ये, कुछ इस तरह से बनेगा कि नहीं बच्चों, ये बताइए। ये हो जाएगा इन वाई जेड प्लेन। क्लियर है, बात समझ में आई बच्चों? ये देखिएगा, ये यहाँ तक एक्स प्लेन में जो स्ट्रेस थी वो हमने यहाँ पर डिनोट की है, और यहाँ तक जो बाई प्लेन में स्ट्रेस थी वो हमने डिनोट की है, और जेड प्लेन में तो कोई स्ट्रेस नहीं है तो वो 0 है। तो बाई जेड प्लेन में अगर मैं बनाता हूं तो बाई जेड प्लेन में एक मोहर सर्कल बन जाएगा, और इस मोहर सर्कल में जो इन प्लेन मैक्सिमम होगा, या कह सकते हैं बाई जेड प्लेन टाउ मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 बाई 2। सिग्मा 2 और सिग्मा 3 तो चूंकि 0 है बाई एक्सल के, तो सिग्मा 2 बाई 2। इसी प्रकार से मैं अगर बात करता हूं इन एक्स जेड प्लेन, इन एक्स जेड प्लेन टाउ मैक्स, तो वो क्या हो जाएगी, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2, जो कि क्या हो जाएगी, सिग्मा 1 बाई 2। क्योंकि सिग्मा 3 क्या है, 0। अगर मैं एक्स जेड प्लेन के लिए मोहर सर्कल बनाता हूं बच्चों तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये है हमारा एक्स जेड प्लेन। तो तीनों प्लेन में हमने निकाल ली, तो तीनों प्लेन की यहां पर हमारे पास शियर स्ट्रेस निकल आई है। तो एब्सोल्यूट जो टाउ मैक्स होता है, ये क्या होता है, मैक्सिमम ऑफ ऑल इन प्लेन टाउ मैक्स। जो तीनों प्लेन में शियर स्ट्रेस मैक्सिमम हो रही है उसका जो मैक्सिमम होगा दैट विल बी द एब्सोल्यूट टाउ मैक्स। समझ रहा बच्चों बात? या कह सकते हैं मैक्सिमम ऑफ, अगर ट्राइक्सल लोडिंग का केस है तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 बाई 2, एंड सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 बाई 2। इन तीनों का जो मैक्सिमम होगा दैट विल बी द एब्सोल्यूट टाउ मैक्स। बात समझ में आई बच्चों? प्रदीप, मोहित, एब्सोल्यूट टाउ मैक्स क्या है, तीनों प्लेन में हमको स्ट्रेस निकालना होता है और उसका जो मैक्सिमम होता है, एक्चुअली क्या होता है, एक प्लेन एक पॉइंट से अगर हम देखें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन पास होंगे, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन पास हो रहे हैं तो जो तीन प्लेन होंगे, पर तीसरी जो परपेंडिकुलर प्लेन होंगे इन पर जो स्ट्रेस होती है वो मैक्सिमम निकलती है, वो हमने यहाँ पर निकाल ली। तो ये होता है एब्सोल्यूट टाउ मैक्स। ठीक है, तो अब एब्सोल्यूट टाउ मैक्स हमको क्या करना होता है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 निकाल लेना, तो सिग्मा 3 अगर बाई एक्सल लोडिंग के केस है तो सिग्मा 3 की वैल्यू 0, और वहां से इसको सॉल्व कर लेना होता है। क्लियर है? तो हमारा यहां पर हो जाएगा एब्सोल्यूट टाउ मैक्स मतलब क्या है, मैक्सिमम ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 बाई 2, एंड सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 बाई 2। ये किससे लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू एस बाई एस डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अच्छा बच्चों, जो एस बाई एस होता है वो क्या होता है, एस वाई टी डिवाइडेड बाय 2। यही होता है कि नहीं, एस बाई एस जो होता है वो एस बाई टी डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो एक क्वेश्चन अपन करते हैं, यही जो प्रीवियस क्वेश्चन था, यहाँ पर एक्चुअली ये जो वैल्यू गिवन है ना एस बाई टी गिवन थी, इसमें हमने ऐसा माना कि एस बाई टी और एस यू टी सेम है। तो जब एस बाई टी यहाँ पर गिवन है तो बेटा इस कंडीशन में क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। अबे हो आ गई कहाँ जा रहे, भैया फिर चली जाओ।
बस बस धो लो फिर एक मिनट लाइट में कर दो ना रही नहीं हाँ रही लाइट में घर पानी की इसको सॉल्व थोड़ा बैटरी एक्चुअली मैंने देखी नहीं, लैपटॉप की बैटरी तो कम हो रही है, चलो जितना चल जाता है। 1.22 नहीं आएगा पृथ्वी, गलत कर रहा है बेटा आंसर। 122 नहीं आएगा, पहले सिग्मा 1 आप निकालेंगे, प्रीवियस प्रॉब्लम ही है तो कितना आया था 155.4 मेगा पास्कल आया था। सिग्मा 2 निकालिएगा जरा, सिग्मा 2 आप निकालोगे तो निकलेगा -15.4 मेगा पास्कल। अब यहाँ पर एब्सोल्यूट टाउ मैक्स क्या हो जाएगा, इसका एब्सोल्यूट टाउ मैक्स हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, चूंकि सिग्मा 3 तो 0 है तो सिग्मा 2 बाई 2 और सिग्मा 1 बाई 2, और ये दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू s बाई s डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और s बाई s तो हमें गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर s वाई टी की वैल्यू पुट करेंगे, s बाई टी डिवाइडेड बाय 2 और फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो अपन तीनों में वैल्यू रखेंगे तो बेटा देखिएगा यहाँ एक प्लस का एक माइनस का है, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मैक्सिमम, यानी बेटा यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 155.4 प्लस y2 इक्वल टू हो जाएगा कितना 380 डिवाइडेड बाय 2 इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यहाँ से फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर आप निकालेंगे बेटा तो 380 डिवाइडेड बाय 170.8, यहाँ से निकाल के बताइए। वाटर तो तैयार हो गई थी वो कल रात में वो सुखा लेंगे। यस बेटा 2.22 आ जाएगा, वेरी गुड सर। रामकृष्ण 1.98 नहीं आएगा बेटा, 2.2 समथिंग आ जाता है। मतलब इस तरह से आप निकाल लीजिएगा, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि 15.4 ही निकल रहा था, जो भी वैल्यू निकल रही है वो आप निकाल लीजिएगा। सिग्मा 2 बेटा हम कैसे करते, कल बताया था मैंने, सिग्मा x प्लस सिग्मा y इक्वल टू क्या होता है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। सिग्मा x जब आपका 100 है और ये 40 है और ये 155 है तो यहाँ से सिग्मा 2 नहीं निकलेगा, -15.4, कल बताया नहीं था मैंने। बेटा अब थोड़ा लैपटॉप यार बंद हो रहा है तो आज की क्लास तो बस यहीं पर क्लोज करनी पड़ेगी। हाँ तो डिवाइडेड बाय 2 था ना, तो 2 से 2 कैंसिल कर दिया मैंने, रामकृष्ण 2 से 2 मैंने कैंसिल कर दिया यहाँ पर, इसका जो सम हुआ डायरेक्टली उसे नीचे लेके आ, समझ रहे बच्चों। अब एक्चुअली यार लैपटॉप तो डिस्चार्ज ही हो गया, यहाँ पर तो कुछ प्लग वगैरह भी नहीं है। ठीक बच्चों आज थोड़ा क्या था, खेत पर आए हैं, यहाँ पर पार्टी वगैरह हो रही है। हाँ कल मिलेंगे बच्चों सेम टाइम पर, तो वहाँ पर कवर करेंगे, आज के लिए बस ये इतना ही काफी है। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच। अब थोड़ा पार्टी वगैरह एंजॉय कर लिया जाए। जल्दी आओ। ओके बच्चों, थैंक यू बेटा, थैंक यू। थैंक यू टू ऑल।